CMR ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो आज की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट MCQs अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आपको समझना है एक एक क्वेश्चन को, आपके फ्यूचर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, राइट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है पिक ऑफ द वाइल ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, कि यहाँ पे वाइल्स का क्या दे रखा है, पिक दे रखा है, और ये कौन सी वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। विच वन कैन बी यूज्ड, इनमें से कौन सी यूज्ड में ले सकते हैं, डार्क कलर्ड और व्हाइट कलर्ड, कि कुछ डार्क कलर्स में है और कुछ व्हाइट कलर में है, तो कौन सी यूज में ले सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला पिक ऑफ द वाइल ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन विच वन कैन बी यूज्ड डार्क कलर और व्हाइट कलर। ऑप्शन नंबर 1 बोला गया है, दैट इज ए एंड 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर बी बोला गया है 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1 एंड 4। तो देखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी क्या किया जाता है, वैक्सीन्स की बात आती है, किसकी बात आती है, वैक्सीन्स की, तो वैक्सीन्स के ऊपर क्या बना हुआ होता है, वीवीएम बना हुआ होता है। वीवीएम क्या होता है, पेस्ट होता है। ये वीवीएम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी वीवीएम को क्या बोलते हैं, वैक्सीन वाइल। क्या बोलते हैं, वैक्सीन वाइल, इसको मॉनिटर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, वीवीएम क्या करता है, एक इंडिकेटर है जो कोल्ड चेन सिस्टम को दर्शाता है। क्या है, कोल्ड चेन सिस्टम को दर्शाता है, कौन, वीवीएम। अब व्हाट इज कोल्ड चेन सिस्टम, वैक्सीन्स का, राइट, वैक्सीन्स का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जिसपे वो क्या रहती हैं, सही तरीके से अपनी पोटेंसी को क्या करती हैं, मेंटेन रहती हैं, इफेक्टिव होती हैं, खराब नहीं होती। तो वो क्या करती हैं, कोल्ड चेन सिस्टम को फॉलो करती हैं। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो वैक्सीन्स हैं वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखी जाती हैं, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, मैक्सिमम, ठीक है। जैसे येलो फीवर का वैक्सीन है, उसका टेम्परेचर अलग होता है, बाकी के वैक्सीन्स का, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स जो है वो किस पे रखी जाती हैं, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखी जाती है। येलो फीवर का वैक्सीन अपन बात करें तो -30 से लेके +5 तक क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं वीवीएम, दैट इज वैक्सीन वाइल मॉनिटर। इस वीवीएम के अंदर इस तरीके से दो क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर सर्किल और एक होता है इनर स्क्वायर। एक क्या होता है, आउटर सर्किल, और अंदर वाला होता है इनर स्क्वायर। देखिए आउटर सर्किल का हमेशा कलर सेम रहता है, सेम कलर सेम कलर सेम कलर सेम कलर। इनर सर्किल के अंदर डिफरेंस है, इनर स्क्वायर के अंदर क्या है, डिफरेंस है। तो इंडिकेट करने वाला वैक्सीन के टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वैक्सीन के टेम्परेचर को इंडिकेट करने वाला रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इनर स्क्वायर। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वीवीएम में आउटर सर्कल हेल्प करता है या इनर स्क्वायर, तो ऑलवेज आंसर इनर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, कि यही क्यों बताता है, आउटर सर्कल क्यों नहीं बताता, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस इनर स्क्वायर के अंदर पैराटोल्यूइन सल्फेट, ठीक है, क्या बोला मैंने, इस इनर स्क्वायर के अंदर पैराटोल्यूइन सल्फेट या फिर सल्फोनेट नाम का क्या होता है, कंपाउंड या फिर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जो ऐसे ही हीट कांटेक्ट में आती है तो ये पैराटोल्यूइन सल्फेट क्या हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, और कलर क्या हो जाता है, वैक्सीन के, जो वैक्सीन का, जैसे ही वैक्सीन क्या हो रही है, हीट के कांटेक्ट में आ रही है, तो यहाँ पर इनर स्क्वायर का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पैराटोल्यूइन सल्फेट जो है या सल्फोनेट जो है वो कैसा होता है, हीट सेंसिटिव होता है। कैसा होता है, हीट सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही वैक्सीन किसके कांटेक्ट में आएगी, हीट के कांटेक्ट में आएगी, और इसका कलर क्या हो गया है, चेंज कर गया है, ठीक है। तो इसकी भी वीवीएम की भी क्या होती है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वीवीएम की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं कि इतनी कैटेगरी है तब तो अपन उसको यूज में ले सकते हैं, और अगर इस कैटेगरी से आगे बढ़ गई है वो वाइल, ठीक है, वैक्सीन का जो वीवीएम है इतना कैटेगरी से आगे बढ़ गया है तो उसको यूज में नहीं लेते, उसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, तो देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीएम की जो कैटेगरीज हैं वो कितनी कैटेगरीज होती है, 4 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज। तो देखिए अपन इस डायग्राम से पूरा समझ जाएंगे। कैटेगरी नंबर 1 जिसको ग्रेड 1 बोलते हैं, ठीक है, कैटेगरी नंबर 2 जिसको मैंने ग्रेड 2 के नाम से जाना है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 4।
अपन हर तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वीवीएम को लेके वह भी समझ जाएगा, और जिसका कंसेप्ट क्लियर है वीवीएम को लेकर उसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए वीवीएम की कैटेगरीज कितनी हो गई, 4 कैटेगरीज हो गई। एक कैटेगरी वो होती है जिसमें, अब आपको यहाँ आपको क्लियर कर दिया है कि आउटर सर्किल का सबका कलर ऑलवेज रिमेन सेम, एक जैसा रहता है। चेंजेस कहाँ आएंगे, इनर स्क्वायर के अंदर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इनर स्क्वायर के अंदर एक के अंदर तो बिल्कुल क्या है, लाइट कलर है, बिल्कुल व्हाइट है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल लाइट हल्का सा पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थर्ड वाले ग्रेड के अंदर इनर सर्कल या फिर इनर स्क्वायर आउटर सर्कल से बिल्कुल सेम हो गया है, पता ही नहीं चल रहा इसके अंदर तो आउटर सर्कल कौन सा है और इनर स्क्वायर कौन सा है। एक कैटेगरी जिसके अंदर जो इनर का ये स्क्वायर है ये कैसा हो गया है, डार्क हो गया है एज कंपेयर टू आउटर सर्कल। अब इस कैटेगरी में ध्यान रखने की बात क्या है, ऑलवेज रिमेंबर ये इनको क्रोनोलॉजिकली लर्न किया जाता है, ठीक है, कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये दोनों ही कैसे होते हैं, यूजेबल होते हैं। कैसे होते हैं, यूजेबल, मतलब इनको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है ये कैसे होते हैं, नॉट यूजेबल, अनयूजेबल, मतलब इनको यूज में नहीं ले सकते, यूज में नहीं ले सकते, इनको यूज में नहीं लेना ग्रेड 3 को और ग्रेड 4 को। क्यों, कैसे अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब इनर स्क्वायर में और आउटर सर्किल में दोनों में फर्क ही नहीं पता चल रहा तो वो ग्रेड कौन से में है, 3rd ग्रेड में है। जब इनर वाला स्क्वायर आउटर वाले सर्कल से क्या हो गया है, बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, तब वो कौन सी कैटेगरी कहलाएगा, ग्रेड 4 कैटेगरी कहलाएगा। तब भी उसको यूज में नहीं लेना, बिकॉज जो वैक्सीन का टेम्परेचर था वो क्या हो गया है, हीटेंड हो गया है, बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है, तो वैक्सीन की जो पोटेंसी है वो खराब हो गई है। इसके अंदर जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट था, जो चाहे वैक्सीन एक्टिव हो, चाहे वैक्सीन किल्ड हो, चाहे सेलुलर फ्रैक्शन हो, कैसी भी हो, वो क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो इस तरीके से आपको वीवीएम को देखते हुए क्या करना है, हमेशा वैक्सीन को चेक करना है, साथ साथ में एक्सपायरी डेट भी देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि वीवीएम आपने चेक कर लिया कि वीवीएम तो यूजेबल था बट वैक्सीन का एक्सपायरी तो चेक ही नहीं करा और एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, तो दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है, एक्सपायरी डेट एज वेल एज वीवीएम को भी ध्यान में रखना है, तभी वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट करना है, राइट। ओके, तो देखिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है वैक्सीन का, वो अपन क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा भी क्या था, कैन बी यूज, क्या यूज में ले सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए बाकी में क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड वाली यूज में ले सकते हैं बट थर्ड ग्रेड वाली यूज में नहीं ले सकते। थर्ड वाली ग्रेड यूज में नहीं लेनी, फोर्थ वाली ग्रेड भी यूज में नहीं लेनी है। ग्रेड फर्स्ट यूज में ले सकते हैं लेकिन ग्रेड 4 जो है यूज में नहीं लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, यस। अब इसमें अपन ने देखा एक चीज और कि जो इनर स्क्वायर है उसके अंदर पैरा टोलुइन सल्फोनेट प्रेजेंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वैक्सीन के एग्जैक्ट टेम्परेचर को बताने के लिए कि वैक्सीन जो है वो यूज में ले सकते हैं या नहीं यूज में ले सकते। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इसमें, देखिएगा, इसमें बोला गया है अ डॉक्टर यूजेस अ हाईली सेंसिटिव टेस्ट, ठीक है, कि डॉक्टर क्या कर रहा है, हाईली सेंसिटिव टेस्ट को यूज में ले रहा है। हाईली सेंसिटिव टेस्ट क्या होता है, जिसमें ये पता चलता है कि पेशेंट क्या पर्टिकुलर सब्सटेंस से सेंसिटिव है या नहीं है। जैसे मॉन्टॉक्स टेस्ट है, मॉन्टॉक्स टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव एडमिनिस्ट्रेट की जाती है 0.1%। वो हेल्प करता है कि पेशेंट इज वेदर सेंसिटिव टू माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और नॉट, कि माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लाई है उससे सेंसिटिव है या नहीं है, ठीक है। अगर पर्सन को अंदर क्या है, कुछ उसके क्राइटेरियाज हैं, अगर पर्सन पॉजिटिव आता है मॉन्टॉक्स टेस्ट में, दैट मीन्स पर्सन किससे इन्फेक्टेड है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से इन्फेक्टेड है। तो वो क्या दर्शा रहा है, हाई सेंसिटिविटी टेस्ट को दर्शा रहा है कि पर्सन हमेशा जब उसके हाई सेंसिटिविटी टेस्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो पेशेंट किससे ग्रहित है, डिजीज से ग्रहित है, राइट। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है अ डॉक्टर यूजेस अ हाईली सेंसिटिव टेस्ट ऑन अ पेशेंट पे किया एंड द रिजल्ट, और रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव। रिजल्ट पॉजिटिव आया मतलब क्या है,
डिजीज है, डिजीज क्या है, प्रेजेंट है, डिजीज क्या है, प्रेजेंट है। क्वेश्चन समझ गए हैं? यस। अब यहाँ पे बोला है व्हाट डज दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, आप अपन इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बोला इफ इट इज अ रेयर डिजीज, अगर कोई रेयर डिजीज है दिस कैन बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है, रेयर डिजीज के अंदर ही थोड़ी ना पॉजिटिव कहलाते हैं। जो भी डिजीज के अंदर हाई सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उन सभी के अंदर अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, पेशेंट डिजीज से ग्रहित है, पेशेंट को डिजीज है। यस। सेकंड है हाईली लाइकली दैट द पेशेंट हैज द डिजीज, सीधा बोल रहा है कि जो क्या कह रहा है कि पेशेंट को क्या है, डिजीज है, राइट। थर्ड, हाईली अनलाइकली दैट पेशेंट हैज द डिजीज, मतलब पेशेंट को डिजीज नहीं है, राइट। और यहाँ पर बोला है इफ द प्रिवेलेंस इज हाई, अगर प्रिवेलेंस क्या है, हाई है, मतलब न्यू केसेस और ओल्ड केसेस उस बीमारी के क्या है, बहुत ज्यादा हैं, देन द पेशेंट हैज द डिजीज, तभी पेशेंट को डिजीज होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एरियाज के अंदर किसी बीमारी का प्रिवेलेंस कम होता है, उसी बीमारी का दूसरे कंट्री के अंदर प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि दो कंट्रीज हैं, दोनों के अंदर एक के अंदर प्रिवेलेंस कम है, एक के अंदर ज्यादा है, तभी पेशेंट क्या होगा, डिजीज में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब जिसमें प्रिवेलेंस कम है तो वो डिजीज से ग्रहित नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज नंबर बी, कि पेशेंट क्या है, जब भी हाईली सेंसिटिव टेस्ट क्या है पेशेंट का पॉजिटिव आ रहा है तो वो ये दर्शाता है कि हाईली लाइकली दैट पेशेंट हैज द डिजीज, कि पेशेंट को क्या हो गया है, डिजीज हो गया है, राइट। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि एक पेशेंट है जो कहां पर आता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है। पेशेंट कम टू इमरजेंसी, पेशेंट किस में आ रहा है, इमरजेंसी में आ रहा है, राइट, विथ हेडेक, और पेशेंट को क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, राइट। डिस्क्राइबिंग इट एज वर्स्ट हेडेक, और वो बोल रहा है कि उसको कैसा हेडेक है, बहुत ही वर्स्ट है, बहुत ही भयंकर है, ठीक है, इन हिज लाइफ, और उसकी लाइफ में ये अब हुआ है शायद। देखिए वापस पढ़ते हैं। अ पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी विथ हेडेक डिस्क्राइबिंग इट एज अ वर्स्ट हेडेक इन हिज लाइफ, और उसकी लाइफ में ये सबसे वर्स्ट हेडेक हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर, यस, सिटी स्कैन, ऑप्शन नंबर 1 सिटी स्कैन करवाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लंबर पंचर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी एमआरआई ब्रेन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जर्वेशन एंड एनाल्जेसिक्स देंगे। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी क्लाइंट को बहुत ही वर्स्ट हेडेक हो रहा है और वो इमरजेंसी में आया है, तो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करवाना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सिटी स्कैन करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, सिटी स्कैन। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है वर्स्ट हेडेक की, वो ये दर्शाती है कि क्लाइंट को सब एरेक्नॉइड क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हेमरेज हुआ है। वर्स्ट हेडेक क्या दर्शाता है कि क्लाइंट को क्या हुआ है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज हुआ है। तो जिससे क्या होगा सिटी स्कैन के अंदर भी नॉन कॉन्ट्रास्ट, कौन सा, नॉन कॉन्ट्रास्ट, किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रास्ट यूज में ना लेते हुए क्या करना है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करना है, ठीक है, जो 95% बता देती है कि क्लाइंट के अंदर सब एरेक्नॉइड हैमरेज हुआ है या नहीं हुआ है, क्लाइंट के अंदर क्या है, सब एरेक्नॉइड हैमरेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज व्हाट, सिटी स्कैन। कि कोई भी क्लाइंट इमरजेंसी में आ रहा है और उसको सीवियर हेडेक है, वर्स्ट हेडेक है, और उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा सिटी स्कैन करवाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि सब एरेक्नॉइड हेमरेज हुआ है, इस वजह से हेडेक हुआ है, या फिर कुछ अलग सेकेंडरी कॉजेज हैं, राइट। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है अबगार स्कोर of a normal newborn baby is, अबगार स्कोर ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी इज, कि नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का अबगार स्कोर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 5 to 6, ऑप्शन नंबर बी है 6 to 8, ऑप्शन नंबर सी है 3 to 5, ऑप्शन नंबर डी है 8 to 10। ओके, अबगार स्कोर क्या है, अबगार स्कोर क्या है, जब बेबी का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, जब न्यूबॉर्न बेबी का, ध्यान देना यहाँ पर, न्यूबॉर्न बेबी का क्या हो रहा है, न्यूबॉर्न बेबी का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, या फिर बॉर्न हो रहा है, न्यूबॉर्न बेबी क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है या बॉर्न हो रहा है,
तो बर्थ के बाद में 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में सही रीडिंग नहीं आई है तो 3 मिनट में, या फिर सॉरी 3 मिनट में ना करके 5 मिनट में करेंगे, राइट, 1 मिनट में करेंगे, 5 मिनट में करेंगे। और अगर 5 मिनट में भी एग्जैक्ट नहीं पता चल रही बच्चे की सिचुएशन है क्या, तो लास्ट 10 मिनट में वापस से अबगार स्कोर क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, जो क्लाइंट के क्या करता है, पूरे वाइटल्स फंक्शंस को दर्शा देता है कि जो बच्चा है, जो नवजात है वो हेल्दी है या नहीं है, जो बच्चा है, जो नवजात है वो हेल्दी है या नहीं है। अब इस अबगार स्कोर के अंदर ध्यान देने की बात है, अबगार स्कोर के अंदर जो मैक्सिमम स्कोर होता है, वो तो क्या होता है, 10, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया है नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न का अबगार स्कोर क्या होगा, तो 10 के पास आएगा तभी तो हेल्दी होगा ना, तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 8 to 10। अभी अपन समझेंगे इसको डिटेल में, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 8 to 10। ओके, अब अपन थोड़ा डिटेल में अबगार स्कोर के बारे में जानते हैं। देखिए अबगार स्कोर क्या है, यहाँ पर अबगार स्कोर के बारे में क्या कहा गया है। यस, देखिए इस तरीके से पूरा एक अबगार स्कोर होता है, जिसमें मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम अबगार स्कोर का वैल्यू है वो कितना होता है, 10। देखिए 5 यहाँ पे डेटाज होते हैं, एक अपीयरेंस, एक पल्स, एक ग्रीमेस, एक एक्टिविटी और एक रेस्पिरेशन। इसी से क्या बन रहा है, अबगार, APGAR बन रहा है अबगार। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स कितने दे रहे हैं, हर ब्लॉक के अंदर 2-2 दे रहे हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, तो मैक्सिमम स्कोर कितने हो गए, 10। अगर क्लाइंट में इस तरीके से उसने क्या करा है, इस तरीके से उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मौजूद हैं, तो वहां पे बच्चे को क्या क्या दिए जाएंगे, हर में अपीयरेंस में भी 2 नंबर देंगे, 2 पॉइंट्स देंगे, पल्स में 2 पॉइंट्स देंगे, ठीक है, ग्रीमेज में 2 पॉइंट्स देंगे, एक्टिविटी में 2 पॉइंट्स देंगे, अगर बच्चे का रेस्पिरेशन स्ट्रॉन्ग क्राई है तब भी बच्चे को 2 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। तो 8 से 10 तक क्या कहलाता है, बिल्कुल नॉर्मल अबगार स्कोर कहलाता है। अगर बच्चे के अंदर इस तरीके से सिम्टम्स प्रेजेंट है तो वहां पर 0.0.0.0 पॉइंट दिए जाते हैं। तो देखते हैं, अपन बात करें अपीयरेंस की। अपीयरेंस मतलब बच्चे का, जब बच्चे का जन्म हुआ तब 1 मिनट में कर रहे हैं, सही डाटा नहीं आ रहा, 5 मिनट में फिर कर रहे हैं, फिर भी सही नहीं आ रहा तो 10 मिनट्स में वापस से कर रहे हैं। तो देखिए अगर बच्चे का अपीयरेंस की बात करे जाए, अपीयरेंस मतलब बॉडी का, उसका स्किन का कलर कैसा है, ठीक है। अगर बच्चे का स्किन का कलर कैसा है, साइनोटिक है, नीला पड़ा हुआ है, साइनोटिक का मतलब क्या होता है, नीला पड़ा हुआ है बच्चे के स्किन का कलर, या फिर पेल है, हर जगह से पीलापन है, बॉडी में उसके पूरा पीलापन है, तो वहां पर अबगार स्कोर कितना दिया जाएगा, 0 पॉइंट दिया जाएगा। मतलब ब्लू कलर है तो बच्चे का रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एबनॉर्मल है, बच्चे को रेस्पिरेशन सही नहीं है, बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी सही नहीं है, जिससे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से बच्चा कैसा हो गया है, साइनोटिक हो गया है, तो 0 पॉइंट्स देंगे, राइट। इसी तरह से अगर पेरिफेरल साइनोसिस है, मतलब हाथों में, पैरों में साइनोसिस है और बॉडी का ट्रंक वाला एरिया, चेस्ट और एब्डोमेन मतलब ट्रंक वाला एरिया कैसा है, पिंक है, वहां पर 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर बॉडी पूरी, बच्चे का जो पूरे स्किन का कलर है कैसा है, पिंक है, तो वहां पर क्या पॉइंट देंगे, वहां पर 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। वहां पर कितने पॉइंट्स देंगे, 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यस, पूरी बॉडी कैसी है, पिंक है, क्लियर। अब अपन बात करेंगे पल्स की। तो बच्चे के अंदर नॉर्मल पल्स जब अपन देखते हैं वो कितने से देखते हैं, या तो बच्चे का पल्स 120 से 160 के बीच में होना चाहिए, या फिर कितना हो, इतने रेंज में हो, तब भी उसको पूरा 2 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। नॉर्मल न्यूबॉर्न का पल्स रेट, हार्ट रेट पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बच्चे के अंदर पल्स ही नहीं है, पल्स लेस है, तो वहां पर 0 पॉइंट देंगे, राइट। अगर बच्चे के अंदर पल्स, हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से कम बीट कर रहा है तो सिर्फ और 1 पॉइंट दिया जाता है। अगर बच्चे की पल्स रेट, न्यूबॉर्न की पल्स रेट 100 से 140 बीट पर मिनट आ रही है तो वहां पर 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, तो 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए, एक अपीयरेंस क्लियर हो गया है, एक पल्स क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया है, गार बचा है, यस। ओके, अब नेक्स्ट है ग्रीमेस, ठीक है। तो ग्रीमेस में क्या करेंगे, देखिए ग्रीमेस मतलब बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ्लेक्सेस का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को कोई भी स्टिमुलाई दिया, कोई भी कैसा भी स्टिमुलाई दिया, बच्चे ने किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स शो नहीं किया है, नो रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई, तो क्या पॉइंट देंगे, 0 पॉइंट, ठीक है।
इसी तरीके से अगर बच्चे के अंदर वीक क्राई प्रेजेंट है, स्टिमुलाई देने के बाद में वीक क्राई प्रेजेंट है, तब वहां पर 1 पॉइंट दिया जाता है। अगर बच्चा कैसे कर रहा है, स्टिमुलेशन देते ही विगोरस क्राई कर रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कैसा क्राई कर रहा है, विगोरस क्राई कर रहा है स्टिमुलेटेड देते ही, तब वहां पे 2 पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे और वही नॉर्मल अबगार स्कोर बताएगा बच्चे को कि बच्चा सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरीके से एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब बच्चे की एक्टिविटी देखेंगे। बच्चा अगर बिल्कुल फ्लॉपी है, बिल्कुल कोई एक्टिविटी, कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट शो नहीं हो रहा है, तो वहां पर 0 पॉइंट देंगे। अगर बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत फ्लैक्शंस है, एक्सट्रीमिटीज का बहुत डल है, तो वहां पर 1 पॉइंट देंगे। अगर बच्चे के अंदर अच्छे से फ्लैक्शंस हो रहा है, आर्म्स का है ना, लेग का अच्छे से फ्लैक्शन हो रहा है, वेल फ्लेक्स्ड एंड रेसिस्टिंग एक्सटेंशन भी वहां पर शो कर रहा है, तो 2 पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बचा, दैट इज व्हाट, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, बच्चा अगर सांस नहीं ले रहा है, एपनिक है, सांसें नहीं ले रहा है, एपनिक है, तो वहां पर 0 पॉइंट देंगे। और अगर बच्चे के अंदर स्लो और इररेगुलर ब्रीथिंग है, तो 1 पॉइंट अलॉट करते हैं। ऐसे ही अगर बच्चा क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, या अच्छे से ब्रीथिंग जो रेट्स हैं वो प्रेजेंट है बच्चे के अंदर, तो वहां पर 2 पॉइंट्स क्या करे जाते हैं, दिए जाते हैं। और इसी तरीके से बच्चे का नॉर्मल अबगार स्कोर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न हेल्दी बेबी का जो नॉर्मल अबगार स्कोर होगा वो कितना होगा, 8 से लेके 10 तक होगा। यस, जैसे जैसे अबगार स्कोर क्या होगा, कम होगा, अगर 3 to 4 आ रहा है या फिर 5 से 7 तक आ रहा है, तो वहां पर इंटरवेंशन, जो मेडिकल इंटरवेंशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं। सीपीआर परफॉर्म कर दिया, जैसे अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कि बच्चा जल्दी से रिवाइव हो जाए। ठीक है, तो ये फर्दर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जो है, इंटरवेंशन जो है, इन कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म किए जाते हैं। तो दिस इज द एंटायर अबगार, जिसमें अपन ने सुपरफिशियली थोड़ा बहुत समझा है। यस, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया, देखिएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया मिस्टर पी सर्जरी, एक पर्सन है, उसको पी के नाम से दर्शाया है। मिस्टर पी सर्जरी इज पोस्टपोन आफ्टर सीइंग द ब्लड रिपोर्ट। ठीक है, कि उसकी एक ब्लड की रिपोर्ट देखी और उसकी जो सर्जरी है वो क्या कर दी है, पोस्टपोन, आगे पोस्टपोन कर दी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज एबनॉर्मल, इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो क्या रहेगी, एबनॉर्मल रहेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हीमोग्लोबिन कितना, 14.9 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, सीरम सोडियम कितना, 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। प्लेटिलेट्स कितने हैं, 2,10,000 पर mm क्यूब। ठीक है, पर mm क्यूब, क्या इतना नॉर्मल रहेगा क्या। ओके, थर्ड डी है, दैट इज सीरम क्रिएटिनिन 3 mg पर डेसीलीटर। अब देखिए इनसे आंसर निकालने के लिए अपन को सबसे पहले इनका नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए, तभी अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन अपन बात करेंगे जब किसके अंदर, फीमेल के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन फीमेल के अंदर कितना रहता है, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। अगर यही हीमोग्लोबिन की बात मैं किस में बात करूं, मेल्स में बात करूं, तो मेल्स के अंदर 14 से लेकर 18 ग्राम 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया है, मिस्टर है मतलब एक मेल है, कितना आया है, 14.9 आया है, मतलब नॉर्मल कैटेगरी के अंदर है मेल। ठीक है, यस। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, सीरम सोडियम की। तो सीरम सोडियम कितना आया है क्लाइंट के, मिस्टर पी के, जो सर्जरी से पहले रिपोर्ट देखी जा रही है, 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो देखेंगे नॉर्मल सीरम, राइट, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है, 135 से 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आया कितना है क्लाइंट की रिपोर्ट में, 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आया, दैट मीन्स ये भी नॉर्मल है। ठीक है, फिर है प्लेटिलेट्स कितना, 2,10,000 पर mm क्यूब। तो देखेंगे यहाँ पर समझेंगे नॉर्मल प्लेटिलेट्स कितने होते हैं, नॉर्मल प्लेटिलेट्स
कितने होते हैं, 1.5 लाख से 1.5 से कितने होते हैं 4.5, 1.5 से 4.5 लाख तक क्या होते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको फुल में लिख देते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक क्या है, नॉर्मल प्लेटलेट्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीरम क्रिएटिनिन। अब नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन कितना रहता है, तो देखेंगे नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन जो रहेगा वो कितना रहता है, 0.6 से 1.35 mg पर 0.6 से 1.35 दैट इज mg पर डेसीलीटर, mg पर डेसीलीटर 0.6 से 1.35 mg पर डेसीलीटर। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ हुई, ये भी नॉर्मल रेंज में है, ये भी नॉर्मल रेंज में है ना। जो गड़बड़ है वो किस में है, सीरम क्रिएटिनिन में। तो सीरम क्रिएटिनिन मतलब 3 mg पर डेसीलीटर क्लाइंट के अंदर क्या है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल क्या है, आ रहा है। तो जो राइट आंसर होगा इसमें वो क्या होगा कि सीरम क्रिएटिनिन एबनॉर्मली फाइंड हो रहा है क्लाइंट की रिपोर्ट में, इसलिए क्लाइंट की सर्जरी है वो क्या कर दी है, पोस्टपोन कर दी है। क्लाइंट की जो सर्जरी है वो क्या कर दी है, पोस्टपोन कर दी गई है। यस, क्लियर है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहे हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बोला गया है व्हाइल इंस्पेक्टिंग द एब्डोमिनल सर्जरी वुंड, सर्जिकल वुंड, कि क्या किया गया है, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना, इंस्पेक्शन, परकशन और पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्हाइल इंस्पेक्टिंग द एब्डोमिनल सर्जिकल वुंड, कि एब्डोमेन का सर्जिकल वुंड को इंस्पेक्शन कर रहे हैं। नर्स नोटिस वुंड एविसरेशन, नर्स ने क्या नोटिस किया, वुंड से क्या हो रहा है, एविसरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एविसरेशन। अब एविसरेशन क्या होता है, प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एविसरेशन। यस, द इमीडिएट स्टेप इन नर्सिंग मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, क्या पूछा गया है, मेजर जो ध्यान रखने वाला क्या है, एक्सेप्ट। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन प्रोवाइड प्रेशर ड्रेसिंग, क्या प्रेशर ड्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, प्रिपेयर फॉर वुंड अल्सर्स, कि जो वुंड अल्सर्स हुए हैं उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, थर्ड दैट इज इन्फॉर्म द सर्जन, और दैट इज डी जो है मेक द पेशेंट लाई डाउन इन सुपाइन पोजिशन, कि जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे, सुपाइन, क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन पे लाई डाउन करेंगे। देखिए तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो क्या रहने वाला है, यहाँ पर क्या रहने वाला है, दैट इज नंबर डी। जो डी राइट है, जो डी है ऑप्शन, वो क्या है, राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। ऐसा क्यों, कि जब भी क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वुंड एविसरेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वुंड एविसरेशन। तो वहां पर क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन कभी नहीं देते, सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। अगर सुपाइन देंगे तो जो इंटरनल ऑर्गन जो प्रोट्रूड हुआ था वो और भी ज्यादा क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन बन सकती है। तो सुपाइन पोजीशन क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। तो मेक द पेशेंट लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन, नेवर डन, नेवर डन इन द केस ऑफ वुंड एविसरेशन। क्लियर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है वन ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, कि कॉमन फीचर पूछा गया है। क्या पूछा है, कॉमन फीचर ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया का कॉमन फीचर। ऑप्शन नंबर 1 है ट्रिमर्स, ऑप्शन नंबर बी है एनोरेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी है हॉट एंड ड्राई स्किन, ऑप्शन नंबर डी है दैट इज व्हाट, मसल्स क्रैम्प्स, मसल्स क्रैम्प्स। ओके, तो देखो हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, जब सीरम, ठीक है, जब क्या होगा, यहाँ पर वापस से लिखते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या कहलाता है आपका, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। अब ये भी कब कहलाएगा, ये भी कब कहलाएगा, देखेंगे
जब जब क्या है अपन बात करें अगर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की, किसकी बात करूं मैं, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 110 mg पर डेसीलीटर होता है, यही होता है। यस, समझते हैं आप। ओके, अगर ये किसकी बात हो रही है, फास्टिंग की, ये किसकी बात हो रही है, फास्टिंग की। पर्सन कैसा है, खाली पेट है और 70 से 110 के बीच में आ रहा है, तो मतलब पर्सन की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसा है, नॉर्मल है। अगर क्या है, खाली पेट ही 126 mg पर डेसीलीटर से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो पर्सन किस में कंसीडर होगा, डायबिटिक मलाइटस में। ठीक है, अगर के पेशेंट ने क्या कर लिया है, खाना खा लिया है, तो उसके बाद में जब 2 घंटे बाद में जो टेस्ट किया जाता है, टीपी जब किया जाता है पोस्ट पेरिंडियल, तब वहां पर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, मोर देन 200 mg डेसीलीटर आता है, तब भी वो क्या कहलाता है, डायबिटीज मलाइटस कहलाता है। तब भी वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, डायबिटीज मलाइटस। ऐसे ही अगर मोर देन 300 mg पर डेसीलीटर आता है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सबसे मोस्ट कॉमन हाइपरग्लाइसीमिया का फीचर्स, ठीक है, फीचर पूछा है, ट्रिमर्स है। ट्रिमर्स सबके अंदर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एनोरेक्सिया कुछ सिचुएशंस के अंदर हो सकता है, कुछ में नहीं होता, राइट। उसके बाद में अगर बात करें हॉट एंड ड्राई स्किन, ये कॉमन फीचर है बेटा किसका, हाइपरग्लाइसीमिया का। और जो मसल्स क्रैम्प्स है ये भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन है, जो सबसे कॉमन फीचर देखने को मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिया का, वो क्या रहने वाला है, हॉट एंड ड्राई स्किन। कि क्लाइंट को उसके गालों पे, उसके स्किन पे एक हॉटनेस, एक वार्म सेंसेशन और ड्राई सा रहता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया के सिम्टम्स रहते हैं। तो क्लाइंट की स्किन जो है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जो टेम्परेचर है बॉडी का वो गड़बड़ा जाता है, जिससे क्लाइंट की स्किन में हॉटनेस देखने को मिलती है, राइट। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, देखिएगा, which of the following vitamin is used to enhance absorption of calcium, कि इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी दैट इज विटामिन ए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, वो अभी अपन स्टडी नहीं करेंगे कि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, कि जो कैल्शियम आप खा रहे हो वो विटामिन डी की मदद से एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में, राइट। कि विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। और कैल्शियम के फर्दर अपने अपने क्या है, अपने अपने यूजेस हैं, बोन्स में अलग यूजेस हैं, ठीक है, और बाकी का एक्शन पोटेंशियल के अंदर कैल्शियम का अपना यूज होता है। यस, इसी तरीके से आगे आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है द नर्स इज सक्शनिंग अ क्लाइंट, कि एक नर्स है वो क्या कर रही है, क्लाइंट को सक्शन कर रही है, हु हैड अ लैरिंजेक्टमी, जो क्या किया गया है, उसमें लैरिंजेक्टमी करके क्या किया गया है। देखिए क्या बोला गया, नर्स इज सक्शनिंग अ क्लाइंट हु हैड अ लैरिंजेक्टमी, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम द नर्स शुड सक्शन द क्लाइंट। जो नर्स है वो कितना मैक्सिममली क्या करेगी, क्लाइंट को सक्शन करेगी। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 25 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 30 सेकेंड्स। always remember that suctioning should be performed, जो सक्शनिंग है वो परफॉर्म की जाती है, सक्शनिंग शुड बी परफॉर्म्ड only up to 10 seconds. why, ऐसा क्यों, because ऐसा क्यों, because if suctioning अगर सक्शनिंग क्या की जा रही है, because if suctioning done more than, ठीक है, more than 10 seconds, ठीक है, more than 10 seconds क्या करेगी,
ऑक्सीजन की क्या कर देगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिप्रीवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो यहाँ पर लिखूं मैं, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्लाइंट के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोक्सिया। क्लाइंट के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा। और हाइपोक्सिया डेवलप हुआ तो सबसे पहले कौन अफेक्ट होता है, बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं, न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं। तो ऑलवेज सक्शनिंग परफॉर्म्ड अप टू ओनली 10 सेकेंड्स। तो राइट आंसर क्या है इसका, 10 seconds. कि suctioning should be performed only up to 10 seconds, right? Because if suctioning done more than 10 seconds, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होएगा, ऑक्सीजन लेवल विल बी डिप्राइव्ड एंड हाइपोक्सिया की कंडीशन जो है क्लाइंट के अंदर वो क्या हो जाएगी, फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए सक्शनिंग कितने टाइम तक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स तक ही की जाती है। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है which of the following symptom is common in client with active tuberculosis? Active tuberculosis मतलब patient is now suffering with tuberculosis, active tuberculosis है। Which of the following symptom is common in client with active tuberculosis? Number 1 weight loss, number 2 increased appetite, number C dyspnea on exertion, number D mental status changes. Okay, so always remember that ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होती है, कम्युनिकेबल डिजीज है, कॉन्टाजियस डिजीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट रहता है किस कौन सी बीमारी में, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में। अलग अलग होती है ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अलग है, एक्स्ट्रा ट्यूबरक्लोसिस जो है वो अलग है, ठीक है। तो जो 80 से 90% जो अफेक्ट करती है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड रहता है, किसमें, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में। अब ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है कि ट्यूबरक्लोसिस के क्लाइंट्स के अंदर वेट लूज देखने को मिलता है, वेट लूज देखने को मिलता है, क्योंकि एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन के अंदर जो एपिटाइट है, क्या जो एपिटाइट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्लाइंट को भूख नहीं लगती। और जब क्लाइंट को भूख नहीं लगेगी तो क्लाइंट के अंदर क्या होगा, वेट लूज होगा, वेट लूज होगा। और जितने भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये वेट लूज का एक कॉमन सिम्टम है, कॉमन फीचर है, ठीक है। तो देखिए इंक्रीज एपिटाइट तो होता ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, वेट लूज। डिस्निया ऑन एक्सर्शन ये भी कॉमन नहीं है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स जिनकी इम्यूनिटी पे निर्भर करेगा। मेंटल स्टेटस चेंजेस, अगर कोई क्लाइंट समझ रहा है कि उसको ये बीमारी हुई है, आफ्टर सम टाइम वो ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे क्लाइंट्स जो नहीं समझे, उनके अंदर एंजाइटी हो गई तो उनका मेंटल स्टेटस चेंज होगा। तो ये वरी कर रहे हैं कि अलग अलग क्लाइंट्स के अंदर क्या है, अलग अलग सिम्टम्स देखने को इनका मिल सकता है। बट वेट लूज तो सभी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वेट लूज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, क्लियर है। अब अपन इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है अ क्लाइंट इज रिसीविंग स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या ले रहा है क्लाइंट, क्या रिसीव कर रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इन द ट्रीटमेंट रेजिमेन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। कि जो ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके रेजिमेन में स्ट्रेप्टोमाइसिन का टैबलेट, क्या नॉट टैबलेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो फॉर्म है, ड्रग जो दी जाएगी वो पेनिट्रल रूट से दी जाती है, ठीक है। वो क्या की जा रही है, दी जा रही है। द नर्स शुड असिस्ट फॉर, जो नर्स है वो क्या असिस्ट करेगी। ऑप्शन नंबर 1 है डिक्रीज्ड सीरम क्रिएटिन, ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज सीरम क्रिएटिन। ऑप्शन नंबर 2 है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ऑप्शन सी है दैट इज हियरिंग लॉस, और ऑप्शन नंबर डी है आईवी इनफिल्ट्रेशन, आईवी इनफिल्ट्रेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्या ध्यान रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। कैसा ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है एक, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, ये कौन सी किस नर्व को अफेक्ट करती है, क्रेनियल नर्व नंबर 8, क्रेनियल नर्व नंबर 8 जो है वो यहाँ पर अफेक्ट होती है, ठीक है, क्रेनियल नंबर 8।
जब भी क्रेनियल नंबर 8 स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तो क्लाइंट के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1, क्लाइंट के अंदर बैलेंस क्या हो जाता है, बैलेंस के अंदर एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी, बैलेंस के अंदर एबनॉर्मेलिटी, मतलब क्लाइंट का इक्विलिब्रियम टोटली डिस्टर्ब। क्लाइंट बैलेंस एबनॉर्मेलिटी मतलब एबनॉर्मेलिटी इन इक्विलिब्रियम, क्लाइंट का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, क्रेनियल नर्व 8 डैमेज हो रहा है, किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोमाइसिन को इनटेक करने की वजह से, इसका साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पर बैलेंस के अंदर एबनॉर्मेलिटी आएगी, मतलब एबनॉर्मेलिटी इन इक्विलिब्रियम। दूसरा, इसी के साथ साथ में हियरिंग जो पावर है, सुनने की जो क्षमता है, वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। क्या हो जाएगी, हियरिंग क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, हियरिंग यहाँ पर लॉस हो जाती है। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ले रहा है। इस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की वजह से क्लाइंट के अंदर जो क्रेनियल नंबर 1 के क्रेनियल नंबर जो 8 है वो क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। तो क्लाइंट के अंदर बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, क्लाइंट की हियरिंग डिस्टर्ब हुई, साथ साथ में जो क्लाइंट के पोजीशन सेंस है, ठीक है, कि क्लाइंट को किस तरीके से बैठना है ना, एक नॉर्मल क्लाइंट को चेयर पे बैठना है तो वो चेयर पे बैठेगा, अगर क्लाइंट का बैलेंस बिगड़ा तो वो चेयर पे भी ढंग से नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, उसको बहुत दिक्कत होगी, उसको 2 जने 3 जने बैठ पकड़ के बिठाएंगे। तो यहाँ पर इसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर ध्यान देंगे, जो क्लाइंट के बॉडी पोजीशन सेंस है, क्लाइंट के बॉडी के पोजीशन जो सेंस है वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। क्लाइंट पोजीशन सेंस ऑल्सो डिस्टर्ब ड्यू टू intake of streptomycin when is taken in the anti-tubercular form, कि जब क्या दे रहे हैं, एंटी ट्यूबरकुलर से ड्रग दे रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हैं, क्रेनियल नर्व नंबर 8 डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से क्लाइंट के अंदर बैलेंस एबनॉर्मेलिटी होगी, मतलब इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है हियरिंग लॉस होगा, और जो थर्ड है बॉडी के पोजीशन सेंस जो है वो डिस्टर्ब देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्लाइंट के अंदर देखिएगा, इसी में ध्यान देंगे, जब क्लाइंट स्ट्रेप्टोमाइसिन लेता है तो क्रिएटिन का जो लेवल है, जो क्रिएटिन जो लेवल है बॉडी के अंदर वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्रिएटिन लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिक्रीज सीरम क्रिएटिनिन आया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, फेशियल नर्व अफेक्ट नहीं हो रही है, ये भी नहीं होगा। हियरिंग लॉस अपन ने समझा है, ये होगा। और आईवी इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, इंट्रामस्कुलर रूट से स्ट्रेप्टोमाइसिन एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी, राइट। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज व्हाट, हियरिंग लॉस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि क्लाइंट में हियरिंग लॉस जो है देखने को मिलेगा। अगर हियरिंग लॉस ना होके क्लाइंट में सिचुएशन ऐसी दे दी कि इफ अ क्लाइंट इज टेकिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड द क्लाइंट इज अनेबल टू मेंटेन हिज पोजीशन, ठीक है, कि अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो वो भी उसका सिम्टम ही है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कौन कौन सी 4 कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। एक तो बैलेंस पे एबनॉर्मेलिटी आ रही है, मतलब इक्विलिब्रियम बिगड़ रहा है क्लाइंट का। दूसरा, हियरिंग लॉस हुआ है क्लाइंट की, जो सुनने की क्षमता है वो गई, ठीक है। थर्ड है जो बॉडी पोजीशन सेंस है, कि अपन को पता है नॉर्मल कहाँ पर कैसे बैठना है, वो भी क्या हो जाता है क्लाइंट में, डिस्टर्ब हो जाता है, पोजीशन सेंस डिस्टर्ब हो जाती है। फोर्थ, क्रिएटिन लेवल स्ट्रेप्टोमाइसिन लेने की वजह से हमेशा क्लाइंट की रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आता है, इंक्रीज आता है। इसलिए जो भी क्लाइंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स लेते हैं, जैसे ही कोई सिम्टम्स दिखे तुरंत ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, राइट। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, उन्हें सब्सक्राइब भी करना है, जिससे जैसे ही क्लास आपकी जैसे ही अपलोड होती है आप तुरंत उसको देख सके। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। यस।